तो चलो मालिक, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इकोनॉमिक्स का पेपर देकर आए हो तो उम्मीद भी कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर बढ़िया गया होगा। चलो साहब, आज की डेट है 17 ऑफ मार्च और हम 25 तारीख को देने वाले हैं पेपर नंबर 2 ऑफ कॉमर्स बेसिकली, जिसका नाम है बिजनेस स्टडी। तो अब क्योंकि टाइम अच्छा है इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में, तो अगर इसको प्लान किया जाए तो मैंने कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि सर आपको रिवीजन के साथ साथ कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडी में केस स्टडीज़ भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, ताकि कहीं ना कहीं ये आप चेक कर पाएँ कि जो आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं वो उन कॉन्सेप्ट को आप केस स्टडीज़ में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैंने कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि 17 ऑफ मार्च मतलब आज हमने करना है कम से कम 3 चैप्टर। तो क्योंकि आज थोड़ा सा हेक्टिक डे रहा है आपके लिए, थोड़ा सा ना एनर्जी भी कम है, सो हम क्या करेंगे, जो इजी चैप्टर हैं और जो छोटे चैप्टर हैं आप उनको पिक कर सकते हैं। सो 17 ऑफ मार्च की अगर बात करें तो आपको लेना है साहब 3 चैप्टर। तो अगर 17 मार्च की बात करें तो आप लेंगे 17 मार्च को 3 चैप्टर बीएस के, जिसमें आज जो मैं ले रहा हूं उसमें सबसे पहले लूंगा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा लूंगा मैं पीओएम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड तीसरा और आखिरी लूंगा जो आज का दिन का आखिरी चैप्टर होगा वो हो जा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब क्योंकि जब हम इनको रिवाइज कर रहे होंगे बेटा तो ये आप भी समझते हैं ना, तो ये इतना ज़्यादा फीजिबल है और ना ही इतना ज़्यादा भी वर्दी है कि हम पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल एक होता ना इन डेप्थ चर्चा करें। हम क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे पूरे चैप्टर का और वो टॉपिक्स जहां पर केस स्टडीज बहुत ज़्यादा बनती हैं या प्रीवियसली बन चुकी हैं हम उन पर फोकस करेंगे ज़्यादा। मतलब टाइम कम वेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर प्लानिंग की बात की जाए सर, कल की डेट में कल 18 तारीख हो जाएगी, तो अगेन बेटा आपको 18, 19, 20 इनमें भी आपको लेना है सर 3-3 चैप्टर ही। कल के कौन से 3 चैप्टर होंगे वो अपन आगे अभी प्लान कर लेंगे या मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 12 चैप्टर हो जाएंगे खत्म। जैसे कल का जो पहला चैप्टर मैं लूंगा वो लूंगा सर मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। तो कल की प्लानिंग में अपन वो रखेंगे और उसको कंबाइन करेंगे किसी और छोटे या इजी चैप्टर के साथ, चलेगा। इस तरीके से आप सर 12 चैप्टर खत्म कर पाओगे कितनी तारीख तक, 20 तारीख तक। अभी भी हमारे पास बचता है 21, 22, 23 और 24, मतलब स्टिल यू हैव रिमेनिंग 4 डेज। अब इस 4 डेज में मैं बेटा 21 तारीख का ले रहा हूं एक दिन ऐसा जो बैकअप के काम करेगा आपका। सर बैकअप कैसा आप समझो, सर मैंने जो प्लान किया है कल को हो सकता है, क्योंकि आज का डे मैं काउंट कर रहा हूं बट बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कैंडिडेट आज का दिन काउंट नहीं करेंगे, या हो सकता है इंस्टेड ऑफ 3 चैप्टर्स आज आप केवल 2 या एक ही चैप्टर पढ़ पाओ। तो मैंने 21 तारीख को रखा एक बैकअप का दिन कि आप उसमें भी अगर कोई यहां से कुछ चैप्टर बच जाते हैं तो आप यहां पर वो कर सकते हैं। लेकिन सर 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल और केवल करेंगे बेटा क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं करना, आप केवल और केवल क्वेश्चन करोगे और केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे। तो ये रहेगी पूरी प्लानिंग टिल 24 ऑफ मार्च, और इसी तरीके से हमने बिजनेस स्टडी को करना है। जैसे आज आपका बेटा पेपर जो हुआ है उससे हम कुछ तो सीखें, तो उससे कहीं ना कहीं पहले तो हमने ये सीखा कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती हैं वो थोड़ा सा एग्जाम में नदारद रहीं, वो नहीं मिली देखने को। जैसे कल की जो डेट थी, मैंने जब आप नेशनल इनकम हम रिवाइज कर रहे थे तो मैंने आपको बोलकर भेजा था कि नेशनल इनकम के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी करके मत जाइएगा, मैंने बोला था स्ट्रिक्टली, और शायद बहुत सारे बच्चे करके भी नहीं गए, तो उसका हुआ भी है कि वो आया भी करेक्ट, हाँ करेक्ट है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हो सकता है ना लीग से हटके थोड़ा सा चीज़ की थी, और कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज हुआ कि सर इंस्टेड ऑफ कि हम कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करें, हमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बस वो अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक कुछ गलती आपसे हुई होगी तो उसको हम बिजनेस स्टडी में कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करेंगे, चलेगा। तो ये है ओवरऑल प्लानिंग जो आपको करना चाहिए एज पर माय ओपिनियन। रेस्ट आपका अपना कोई अगर डिफरेंट ओपिनियन हो तो आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो चलें सर, समय ज़्यादा ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये है आपका बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर पहले लेने का मेरा सीधा सा पर्पज यही है बेटा, क्योंकि बाकी का जो पार्ट 1 है बिजनेस स्टडी का वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस एक चैप्टर के ऊपर, कि मतलब इसको लगा डाला तो पार्ट 1 एटलीस्ट जिंगल आला,
चलेगा ना? तो आज आप ये समझे कि सर मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। तो ऑलरेडी हमने याद तो कर रखा है कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है सर। चलो सर, सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। सो गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके साथ साथ हमें दो बातों का भी ध्यान रखना है, वन इज इफेक्टिवनेस एंड सेकंड वन इज एफिशिएंसी। करेक्ट है ना बात? सर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। लेकिन जब भी मैं किसी गोल को, किसी टारगेट को अचीव करने जा रहा हूंगा, तो मुझे वो गोल दिए गए समय में खत्म करना है और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में करना है। If you remember, one is called effectiveness, second one is called efficiency. Effectiveness always talks about time. दिया गया काम दिए गए वक्त में खत्म करना is called effectiveness. और दिया गया काम मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में करना is called efficiency. तो मैनेजमेंट मालिक केवल गोल को अचीव करने की बात नहीं कर रहा, गोल तो अचीव करना ही है, लेकिन दिए गए समय में भी करना है और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में भी करना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको 12th के अंदर 95% स्कोर करना हो और मैं आपको बोलूं कि 95 कर लो, लेकिन चलो एक काम करो, 12th एक बार में मत करो, 3-4 साल में कर लो, तो क्या फिर 95% की वो वैल्यू है? नहीं सर, मुझे 95% जो स्कोर करना है वो दिया गया समय कितना है? 1 साल। तो फिर मुझे 1 साल के अंदर ही वो करना है, तो आप इफेक्टिव हो। सर कल को 95% तो अचीव कर लिए, सर एक ऐसी कोचिंग है जो 95% की गारंटी दे रही है लेकिन उनकी फीस है 10 लाख रुपया, तो क्या फिर सर क्या 95% 10 लाख से कम में अचीव करना पॉसिबल नहीं है? सर है। तो फिर आप अगर महंगे में कर रहे हो तो फिर आप एफिशिएंट नहीं हो। आपने दिया गया काम दिए गए वक्त में और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में करना है, तभी कहानी बनेगी और वही कहलाएगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम मैनेजमेंट। बोलो चलता क्या? पक्का? आइए साहब आगे। क्या सर एग्जाम में मैनेजमेंट की डेफिनेशन आएगी? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, वो एग्जांपल बनाकर देंगे कि XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, उसमें मिस्टर कोई पी है जो काम कर रहा है, उसको हमने टारगेट दिया कि 1 मंथ के अंदर फला फला चीज की इतनी इतनी यूनिट्स बनानी है। उसने वो काम तो कर लिया, लेकिन जो कॉस्ट थी वो पर यूनिट आनी चाहिए थी 120, उसकी आई है 150। बताओ मिस्टर पी इफेक्टिव है कि नहीं है? आंसर इज मिस्टर पी इज इफेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने इफेक्टिव का पूछा है। उसने क्या दिया गया काम दिए गए समय में खत्म कर लिया? आंसर इज यस, तो वो इफेक्टिव है। हाँ, कल को एफिशिएंसी की बात पूछते तो फिर वो एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि 120 की जगह उसने कॉस्ट पर यूनिट कितनी लगाई? 150। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क में आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलें सर जल्दी से आ जाते हैं। ये मैंने देखो टेबल बना रखी है, आप इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हेल्प किस चीज में करते हैं? उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में। मतलब कल को केस स्टडी आए और बोले आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए अगर किसी केस स्टडी का आंसर अगर मैनेजमेंट होना है तो उस केस स्टडी में एटलीस्ट ये जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ एक आध बात तो उसमें होनी चाहिए। सर पहली क्या बात होनी चाहिए? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सर उन्होंने बोला मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो गोल को अचीव करने पर फोकस करती है, तो आंसर इज यस। मैनेजमेंट तो काम ही मैनेजमेंट का कि सर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज परवेसिव। सर मैनेजमेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, नेशनल हो, मल्टीनेशनल हो, सोशल हो, डोमेस्टिक, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। चलेगा साहब। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सर मैनेजमेंट सिंगल डायरेक्शन में काम नहीं करता है, ये मल्टी डायमेंशनल में काम करता है। कौन से 3 डायमेंशन? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क, पीपल, ऑपरेशन। बहुत शानदार। आइए साहब आगे बढ़ते। मैनेजमेंट इज अ बिकॉज मैनेजमेंट इन्वॉल्व 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड। तो क्योंकि मालिक मैनेजमेंट के अंदर जो ये 5 फंक्शन आते हैं ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये आपको बार बार परफॉर्म करने, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ
मैनेजमेंट इज अ, क्योंकि सर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका डिपार्टमेंट अलग है, सबका नॉलेज अलग है, सबका स्किल अलग है, सबका टैलेंट अलग है, बट स्टिल अगर हमें गोल अचीव करना है तो सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। सर जिस 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 एनवायरनमेंट में बिजनेस काम करता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट का एक कैरेक्टर होता है, एक फीचर होता है, वो है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, एक ऐसी चीज जो हमेशा बदलती। तो क्या साहब अगर आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है जिसमें आप बिजनेस करते हो, अगर वो बदलेगा तो क्या आपको अपने काम करने का तरीका नहीं बदलना पड़ेगा? सर बिल्कुल बदलना पड़ेगा। आज देखो कोविड की कोई सिचुएशन नहीं, हम सब ऑफलाइन बैठे, कल को खुदा ना करे ऐसा, भगवान ना करे ऐसा, लेकिन कल को मान लो कुछ ऐसा आ जाता है, तो क्या मुझे बिजनेस की प्रोसेस नहीं बदलनी पड़ेगी? आप सब अपने अपने घरों में होंगे, मुझे सुंदर सी स्क्रीन में देख रहे होंगे, अरे हाँ या ना? तो सर क्योंकि बदलते एनवायरनमेंट के साथ आपको अपनी प्रोसेसेस बदलनी पड़ेंगी। आप प्रोसेस तभी बदल सकते हो जब प्रोसेस में वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, जब प्रोसेस कैसी हो, डायनामिक हो, बदलने के लायक हो। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है कि नहीं नहीं टेंशन मत लो, मैं डायनामिक हूं, अगर कल को आपका एनवायरनमेंट बदलेगा तो अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट मैं भी बदल सकती। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या है, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। चलेगा मालिक, आ जाओ आगे। मैनेजमेंट इज, क्या मैनेजमेंट कोई सामान है, कोई चीज है, कोई गुड्स है जिसको आप देख सकते हो? आंसर इज नो। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। आप इसको बेटा टच नहीं कर सकते हो, आप इसको देख नहीं सकते हो, यू कैन ओनली फील इट। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस, आप उसको फील कर सकते हो, जहां का क्या बोल सकते हैं, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल रहा है, सक्सेस है, ग्रोथ कर रहा है, आप क्या बोलते हो, यार मैनेजमेंट बढ़िया है यार इनका। आपने कुछ देखा क्या वहां कोई आदमी है कि जो मैनेजमेंट है? आंसर इज नो, इट इज अ प्रोसेस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल फोर्स। अब जब भी केस स्टडी आए इत्मीनान से पढ़ो, जब भी बोले आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, इत्मीनान से पढ़ो, और पढ़कर यह पता लगाओ कि सर ऐसा कोई फीचर, ऐसा कोई कैरेक्टर हाईलाइट तो नहीं हो रहा किसी चीज का। सर अगर कोई भी नहीं हो रहा होगा तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा है पॉसिबल कि कोई हिंट ही ना हो उसमें? सर असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तुम्हें असंभव इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें याद नहीं आता है कुछ, क्योंकि तुम पढ़ते ही 4 दिन पहले हो। चलो मालिक आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? तो मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 3। कौन कौन से? तो मैंने आपको हमेशा बोला जब ऑर्गेनाइजेशन खुद के बारे में सोचे, ऑर्गेनाइजेशनल, जब ऑर्गेनाइजेशन लोगों के बारे में सोचे, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां काम करने वाले लोगों के बारे में सोचे। क्या बात समझ में आ रही? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने आते हैं? कौन कौन से? इफ यू रिमेंबर मैंने आपको जियो कंपनी का पूरा एग्जांपल दिया था कि सर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन पहले दिन से ही प्रॉफिट कमाने के बारे में, सबसे पहले वो ये सोचता है कि जब इतना ज्यादा ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्वाइव होना है। और सर्वाइवल कैसे आएगा? सर आपकी रेवेन्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट को रिकवर, करेक्ट ना बात? सर्वाइवल ऐसे ही आएगा, आप कम से कम उतना कमाने लग जाओ कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। मैंने जब पहले दिन कोचिंग खोली होगी तो मैंने पहले दिन से थोड़ी सोचा होगा कि भर भर के पैसा कमाएंगे, खैर कमा तो आज भी नहीं रहे। मैंने पहले दिन से ये सोचा होगा कि सर एटलीस्ट इतने स्टूडेंट हो कि जितना यहां का खर्चा आ रहा है वो खर्चा मेरा क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। सर आज तक अगर 2016 से हम हैं, इसका सिंपल मतलब है कि हम सरवाइव तो कर गए, मतलब हम इतना पैसा तो कमा रहे हैं कि यहां का एक्सपेंडिचर रिकवर, करेक्ट ना बात? जब एक बार आप सरवाइव होते हो फिर धीरे से आप कहां बढ़ते हो, प्रॉफिट कमाने की तरफ, मतलब आपकी रेवेन्यू अब ज्यादा होगी कंपेयर टू कॉस्ट, करेक्ट ना बात? और जब आपको लगेगा कि यार प्रॉफिट भी भर भर के आ रहा है, तो आप एक काम करते हैं, एक्सपांसन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कोचिंग्स की ब्रांचेस बढ़ाते हैं, अरे कटिंग ना, हाँ साइंस चालू कर देते हैं, अरे करेक्ट? तो सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। चलता क्या? पक्का? आइए साहब आगे आ जाते हैं। चले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस मतलब मैं कौन हूं इसका आंसर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं क्यों हूं इसका आंसर होता है इंपॉर्टेंस। सो व्हाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो बताएंगे उसके इंपॉर्टेंस। सर पहला उन्होंने बोला मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग, सर मैनेजमेंट आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपके ग्रुप गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा क्या लिखा, मैनेजमेंट इंक्रीजेज, हाँ तो अभी तो बोला इफेक्टिवनेस एंड,
तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस है, मैनेजमेंट वो फंक्शन है मालिक जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। तीसरा क्या लिखा? तो ऊपर उसने नहीं बोला था कि मैं डायनामिक हूं, तो अगर वो प्रोसेस डायनामिक है, उस प्रोसेस को अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा हो जाएगा? अरे हाँ ना, अगर तुम किसी काबिल नहीं हो तो तुम्हारे पेपर भी कैसे जाएंगे? चले, चलो साहब अगला क्या लिखा? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर मैनेजमेंट ही तो वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तो वही तो उन्होंने बोला कि सर वो पर्सनल ऑब्जेक्ट को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, वो सोशल ऑब्जेक्ट को अचीव करने में आपकी हेल्प, इसलिए मैनेजमेंट होना चाहिए। आगे आ जाओ सर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट बोले तो सर मैनेजमेंट किसके जैसा है? मैनेजमेंट किसके जैसा है? अपन दोस्त यारों में नहीं बोलते कि तुम्हारा नेचर बिल्कुल उसके जैसा है, वो भी खड़ूस तुम भी खड़ूस। तो सर मैनेजमेंट किसके जैसा है? क्या मैनेजमेंट आर्ट के जैसा है? क्या मैनेजमेंट साइंस के जैसा है? या मैनेजमेंट प्रोफेशन के जैसा है? अच्छा, अगर आपको मेरे बारे में बोलना हो सर आप बिल्कुल उसके जैसे हो, सर आप बिल्कुल उनके जैसे हो, आप कैसे बोल सकते हो ऐसा? क्योंकि आपने क्या किया, जिनसे आप मेरा कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, आप उनके फीचर्स को मेरे फीचर से क्रॉस चेक करते हो और आपने बोला कि हाँ उनकी भी हरकतें ऐसी हैं और आपकी भी ऐसी हैं, तो फिर आप उनके जैसे, यहां भी वही करना है। अगर मैनेजमेंट की हरकतें आर्ट के जैसी हुई तो मैनेजमेंट किसके जैसा है? अगर मैनेजमेंट की हरकतें साइंस जैसी हुई और अगर मैनेजमेंट की हरकतें प्रोफेशन जैसी हुई, सिंपल। अब क्वेश्चन मैं बता देता हूं कैसा आएगा। क्वेश्चन बोलेंगे दो दोस्त हैं वो झगड़ रहे हैं, एक दोस्त बोल रहा है कि मैनेजमेंट साइंस के जैसा होता है, एक बोल रहा है आर्ट के जैसा होता है, तो तुम बताओ। उनको लगता है उन दोस्तों में तुम तीसरे दोस्त समझदार हो कि बताओ मैनेजमेंट आर्ट के जैसा होता है या साइंस के जैसा होता है? तो आप क्या बोलोगे सर? आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको लिखने पड़ेंगे फीचर्स, और फीचर्स को आप एक बार लिख कर कंपेयर करोगे, और अगर सारे के सारे फीचर्स आपने देखा कि पाए जाते हैं तो आप डिक्लेयर कर दोगे कि सर मैनेजमेंट इसके जैसा होता है या नहीं होता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करूं, मैनेजमेंट आर्ट के जैसा 100% होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैनेजमेंट कैसा है? आर्ट है। लेकिन अगर साइंस से कंपेयर किया जाए तो मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली एज साइंस एंड सेम एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन के भी पूरे फीचर्स नहीं पाए जाते हैं, बट अभी हम उस दौड़ में हैं कि आगे जाकर मैनेजमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोफेशन जैसा होगा। क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोफेशन के कौन से दो फीचर हैं जो मैनेजमेंट में नहीं पाए जाते हैं? तो एक तो होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और तो आप लिखोगे सर एक तो होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। क्या मैनेजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? सर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब, सर अगर मतलब आपको कोई प्रोफेशनल कुछ बनना हो, लाइक सीए बनना हो, सीएस बनना हो, तो ऐसा कोई भी बन जाएगा या उसको उनके जो एग्जामिनेशन है वो पास करने पड़ेंगे? लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ है क्या? अगर तुम्हें मैनेजर बनना है तो कोई ऐसा एग्जाम पास करके ही बनोगे क्या? तुम्हारे कंपनी खोलो उसमें मैनेजर बन जाओ, कौन रोकेगा तुम्हें? उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का सिस्टम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट में प्रोफेशन के नहीं पाए जाते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, थ्योरी बेहतरीन है। देखो जैसे ये फीचर्स लिखे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। अगर आपको कोई भी आर्टिस्ट बनना हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, कोई भी तरह की आर्ट हो, वो सीखने के लिए आपको बेसिक उनका थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेना पड़ेगा। जैसे मुझे वो म्यूजिक से बहुत पसंद है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो वो 7 जो उनके सुर होते हैं वो तो मुझे सीखने पड़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है? आंसर इज यस। आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो लेना पड़ेगा। अरे एटलीस्ट इतना तो समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है। सर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सर म्यूजिक वाले सिंगर की बात करें कितने हैं? अरिजीत सिंह को सुन लो तो रोना नहीं रोके, और मिक्का जी को सुन लो तो हंसना नहीं रोके। सर सुर सबने साथ ही सीखे हैं, लेकिन उन्होंने उनको अप्लाई अलग अलग ढंग से किया, उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब जब भी मैनेजमेंट देखेगा तो मैनेजमेंट के सामने सिचुएशन सबके सामने एक आएगी, लेकिन उसको टैकल करने के तरीके सबके अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट में ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी पाया जाता है। अगला क्या लिखा? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड, अरे आपको अगर सिंगर बनना है तो प्रैक्टिस करते रहो, क्रिएटिविटी करते रहो।
सेम मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है सर। आप जितने ज्यादा डिसीजंस लेते जाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर उतनी बढ़िया होती जाएगी। अगेन सर, तो ये तीनों के तीनों फीचर किसमें पाए जाते हैं? मैनेजमेंट में। इसीलिए मैनेजमेंट एग्जैक्ट कैसा होता है? आर्ट के जैसा। चलेगा। ऐसे ही बेटा नीचे भी चीजें लिखी हुई हैं, देखो इसको साइंस से कंपेयर किया है। नीचे देखो, नीचे आप देखोगे प्रोफेशन से कंपेयर किया है। पहला लिखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा लिखा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तीसरा लिखा है प्रोफेशन। इसका नीचे मैंने ना एग्जैक्टली कंक्लूजन लिख रखा है, वो आप पढ़ लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। Management does not fulfill all the features of profession and thus it is not a full-fledged profession because anybody can proclaim to be a manager. कोई भी मैनेजर क्लेम कर सकता है अपने आप को, लेकिन अगर उसको प्रोफेशनल कहलाना है तो उसको वो प्रिस्क्राइब डिग्री अचीव करनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब कंपलसरी एजुकेशन डिग्री और लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड मैनेजमेंट में। बिसाइड देयर आर नॉट एनी फॉर्मल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सर प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जबकि मैनेजमेंट के अभी तक ऐसे कोई भी प्रिस्क्राइब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। चले मालिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 3, टॉप, मिडिल, लोअर। कल को अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिकल बेसिस पर आता है बेटा, किसी भी पर्सन का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि बताओ वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, और जिस लेवल पर वो कर रहे हैं जो तुमने बताया है उसके कम से कम 2 या 3 फंक्शंस लिखो। तो आप हम हमेशा समझे, टॉप मतलब दिमाग, सबसे टॉप पे दिमाग ही होता है अपना। तो सर जो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के बारे में सोचें, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोचें और इनसे रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बनाए, वो सारे लोग कहां काम करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। और जो पॉलिसी बनाकर नीचे वालों को दे दे कि भैया फॉलो करो, वो सारे होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले लोग। जितने जो मैनेजर्स होते हैं जनरली वो सारे कहां पाए जाते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर। और लास्ट में आते हैं वर्कर्स वगैरह, वो होते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में। अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़कर कुछ ना समझ में आए तो तुक्का क्या मारोगे? तुक्का क्या मारोगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो बोलो, इसलिए तो बोला नहीं, कल आएंगे पूरे, इसलिए तो बोला नहीं आपको, इसलिए तो बोला नहीं आपको, कल आएंगे सारे, क्योंकि आज 17 है, आज ही पेपर हुआ। एक बार देख लें रिकॉर्डिंग चालू। चलो चलो चलो, तो ये रही सर कहानी किसकी? लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। सॉरी, लोअर लोअर लेवल, ऑपरेशनल भी बोलते हैं। चले, एसोसिएट आप समझो ना, जैसे बॉडी जो होती हैं वैसे कुछ। चले मालिक, मेरा फेवरेट ऑर्डिनेशन। हाँ, ये मेरा फेवरेट इसलिए है कि अगर मुझे केस स्टडी अगर पहले चैप्टर से बनानी हो तो मैं यहीं से बनाऊंगा। कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया चीज है। सर क्या बोला उन्होंने? कोऑर्डिनेशन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप समझो सर, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन? 5। क्या पांचों एक ही काम करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। लेकिन क्या अलग अलग से काम होगा कि इनको साथ में लाना पड़ेगा? सर सबको साथ में लाना पड़ेगा। और इन सबको साथ में लाने का और साथ में बांध के रखने का काम कौन करता है? आप मुझे बताओ, अगर आपको 95% स्कोर करना है तो सारे सब्जेक्ट अलग अलग भागेंगे तो बनेगा, कि सारे सब्जेक्ट को एक लाइन में चलना पड़ेगा? सारे सब्जेक्ट को 90 95 और इसके आसपास नंबर लाने पड़ेंगे, करेक्ट ना? पता चले पी जा रहा है 40 पे, इको जा रहा है 50 पे, क्या पॉसिबल है? आंसर इज नो। लेकिन सर एक प्रोसेस जो इन सारे सब्जेक्ट को एक साथ लाएगी और गोल को अचीव करने की तरफ ले जाएगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज को एक साथ लाने का जो काम होता है, जो फोर्स ये काम करता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। चलेगा क्या? देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन क्या है सर? प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सर डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने का जो काम करेगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देखो आगे भी लिखा है, फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस। सर जो सारे फंक्शंस को बांधने का काम करता, बाइंड करने का काम करता, उसको ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। चलो मालिक, नेचर क्या है कोऑर्डिनेशन का? नेचर मतलब फीचर्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट मतलब साथ में लाना, तो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा? ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करेगा, साथ में लाएगा। दूसरा क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ। यार ऑब्वियसली बात है, अगर हम साथ में आ जाएंगे तो हमारा एक्शन में भी क्या रहेगी? यूनिटी, एकता रहेगी। वो कौन ला रहा है सर? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ
कंटिन्यूअस। सर क्योंकि फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं, अब उनको साथ में लाने का जो काम करेगा उसको भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, इसलिए वो होता है सर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। सर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर चाहिए, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या लोअर हो, सारे लेवल्स पर आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगला क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। इसके ऊपर कल को डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब आप समझो कोऑर्डिनेशन हो और कॉपरेशन ना हो। कॉपरेशन होता है लोगों के बीच में और कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में। सर डिपार्टमेंट तो रेडी है एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग रेडी नहीं है, तो क्या काम हो पाएगा? या उल्टा बोलो, सर कॉपरेशन तो है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो भी काम नहीं होगा। वही यहां पर लिखा है, देखो, कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू वेस्टेड एफर्ट। उल्टा क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन विदाउट कॉपरेशन में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन। मतलब सर कोऑर्डिनेशन हो कॉपरेशन ना हो नहीं चलेगा, कॉपरेशन हो कोऑर्डिनेशन हो नहीं चलेगा, हमें कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन दोनों ही, इसलिए उसको बोलते हैं डेलिब्रेट फंक्शन। नीड फॉर, जब भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन पर आएगा या तो नेचर साथ में पूछेगा या नीड पूछेगा, अकेला नहीं आएगा वो, पता नहीं उसको अकेला आने में कुछ दिक्कत है। तो नीड में होती हैं तीन बातें, GSF, G फॉर ग्रोथ इन साइज, S फॉर स्पेशलाइजेशन और F फॉर फंक्शनल। तो GST से मैंने बनाया था GSF। हाँ जो भी बोलना। चलो ग्रोथ इन साइज में क्या लिखा है एक बार आप भले पढ़ लो सर। ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वेरिड क्वालिटी ऑफ मैन पावर टू एंड वेरिड इंडिविजुअल ऑपरेशंस एस्पिरेशंस, कोऑर्डिनेशन सीक्स टू मैच द इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा ना, लोग भी बढ़ते जाएंगे, एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएंगी, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। दूसरा क्या लिखा, फंक्शनल। सर क्योंकि फंक्शन सबके डिफरेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का काम, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन पर फोकस करेगा, सेल्स से कोई मतलब, सेल्स वाला सेल्स करेगा, उसको परचेज से कोई मतलब, परचेज वाला परचेज करेगा, इन दोनों से मतलब। लेकिन सब अपने अपने में जिए तो काम हो जाएगा क्या? सर साथ में कौन लाएगा? तीसरा, सर हमेशा हर आदमी को लगता है ना, हर ईंट को लगता है कि दीवार उस पर टिकी है, लेकिन ऐसा तो वही है बेटा। कल को प्रॉब्लम ये आती है ना कि जब स्पेशलाइजेशन आता है तो हर स्पेशलाइजेशन वाले पर्सन को क्या लगता है कि मेरी वजह से कंपनी चल रही है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। देखो क्या लिखा है, कैन गिव रेस टू द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑफ देयर जोन। क्योंकि उनको लगता है, सेल वालों को हमेशा लगता है कि मैं तो कमा के ला रहा हूं, तो सबसे ज्यादा फोकस हमारे ऊपर होना चाहिए। अरे हाँ ना, घरों में भी ऐसा होता है, सबसे अच्छा मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ता हूँ, घर वालों को सबसे ज्यादा ध्यान हम पे देना। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है क्या सर? सर सेल आप करोगे कब? जब प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन कब करोगे? जब परचेज वाला करे। सर परचेज वाला कब परचेज करके लाए? जब फाइनेंस वाला काम करे। अरे हाँ ना, क्या समझ में आ रहा है? सर सबकी जरूरत है, तो स्पेशलाइजेशन कोई समझने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। कोऑर्डिनेशन वो फंक्शन है, वो प्रोसेस जो कहीं ना कहीं इक्वली सबके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देती है, उनकी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करती है। चलो साहब, तो यहां पर बेटा चैप्टर नंबर 1 जो था आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हो जाता है समाप्त। किसी को कोई डाउट हो, कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज अभी बता सकते हैं। जब हम नेक्स्ट डेट पर आपके साथ मिलेंगे और बात करेंगे सारे चैप्टर्स का रिवीजन करने के बाद, तब हम बात किसकी करेंगे? केस स्टडीज की। चलेगा? तो जब आप केस स्टडी करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाएगा कि हाँ सर आप आराम से बहुत कंफर्टेबली, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो। मैं बार बार बोल रहा हूं, केस स्टडी केवल वही बच्चा क्रैक कर सकता है हु इज कॉन्सेप्चुअली क्लियर, अदरवाइज तुक्का फेकेशन चलेगा नहीं आपका, ये आप बात को बिल्कुल समझ लें। चलें साहब, अब हम बात करेंगे किसकी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, विच इज योर चैप्टर नंबर 2। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।